नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार। संडे का दिन राजीव जी की बड़ी भारी भविष्यवाणियों का दिन। राजीव जी ने बहुत सारी भविष्यवाणी की हैं, अमित शाह की हेल्थ को लेकर, अमित शाह के भविष्य को लेकर कि बहुत खराब दिन आने वाले हैं। चलते हैं सीधा राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। आप ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हैं और मुझसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। संजय जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके 87 लाख सब्सक्राइबर हो गए। बहुत-बहुत बधाई हो। आपकी सारी टीम को बहुत-बहुत बधाई हो और ऐसे ही आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप मुंबई पहुंच गए हैं? जी, जी, राजीव जी, मैं बम्बई आ गया और ओहो। बहुत बढ़िया कहानी बताऊँगा मैं अभी बातचीत शुरू करने से पहले कि हुआ ये था कि मैं परसों चला था करीब 10 बजे घर से निकला था सिडनी से दिल्ली की फ़्लाइट में, जी। तो लगभग 23 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर हम्म। दिल्ली उतरा, दिल्ली में कुछ मीटिंग्स थी, सीधा एयरपोर्ट से भागते-भागते मैंने कुछ मीटिंग करी और शाम को फिर मैं बम्बई आया। तो हम्म। बहुत थकान हो रही थी, कंटिन्यू 36-36 घंटे में लगातार दौड़ रहा था। तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे पास एक बड़ा ब्रीफ़केस था और लैपटॉप का बैग था। तो मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी में रखो, मैं गाड़ी में आके बैठ गया। जब घर पे आया तो मैंने कहा लैपटॉप का बैग निकाल दो, एक शो करना है। ड्राइवर बोला वो लैपटॉप का बैग तो है ही नहीं, आप लाए नहीं? हम्म। मैं कहा नहीं भैया मैं ट्रॉली से बाहर निकाल के लाया। बोले नहीं, नहीं सर मैं पक्का मालूम है लाया नहीं यहाँ। मैं बड़ा परेशान। उसमें राजीव जी मेरा लैपटॉप, मेरे कैमरे, 2 मेरे मोबाइल, पासपोर्ट सब अरे, था। मैंने अब बाप रे! 5-6 लाख रुपए की टिकी। हम अब मैं इतना थका हुआ था फिर मैं रात में दोबारा गया एयरपोर्ट पे। फिर मेरे कुछ पुलिस अफ़सर थे मैंने उनसे मदद माँगी। उन बेचारों ने यहाँ की सियारा जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का एयरपोर्ट का, बहुत अच्छा वो नाइट कार्ले कार्ले करके थे नाइट अफ़सर। वो बेचारे आए मेरे संग और वो इसमें लोकेशन लगी हुई थी तो हम लोग बार-बार कर रहे थे तो वो अडानी के कार्गो में दिखाई दे रहा था। लेकिन वो इतना बड़ा कार्गो था रात के 4 बजे तक ढूँढते रहे नहीं मिला। हम बड़े परेशान हो गए कि तो गया। फिर हमने सुबह सीसीटीवी के लिए कहा कि भई चेक करा दीजिए किस आदमी ने उठाया। तब तक मेरे बेटे के पास फ़ोन गया एक और हम्म। बोले आपका लैपटॉप का बैग यहाँ रह गया था। तो बेटे का नहीं मेरा नहीं पापा का रह गया था। तो बोले कि भाई मैं जो हूँ कल रात से परेशान हूँ। मेरा नाम हम्म। रमेश है और मैं अडानी कार्गो में काम करता हूँ। आपकी गाड़ी जब गई तो उसमें ट्रॉली में बैग रखा था, मैं उठा के भागा भी आपके पीछे, लेकिन आप निकल गए। और बोले तब से रात से मैं परेशान था। मैंने सोचा हम्म। पुलिस में जाके दे दूँ लेकिन 15 अगस्त का मामला सिक्योरिटी का था। तो मैंने देखा बड़ा कीमती सामान था। और बोले कोई नंबर नहीं था। तो आपके पासपोर्ट को मैंने वो टिकट जो था कतर एयरवेज़ को भेजा कि स्कैन करके नंबर दे दीजिए। उन कतर एयरवेज़ ने नंबर दिया बेटे का, बेटे ने संपर्क किया। फिर आज मैं उसको बैग लेने गया। कह रहा भाई साहब कल रात को नींद नहीं आई, इतना महँगा सामान था मेरा और मैं परेशान था कि मैं आप तक ये चीज़ें पहुँचा कैसे दूँ। मैं राजीव जी इतना हैरान हो गया और मैं फ़ोटो भी लगा रहा हूँ इन साहब का। ये जो हैं सज्जन, आप सोचो एक बैग एयरपोर्ट पे रात को 9-10 बजे मिला। वो आदमी लगातार संपर्क करने की कोशिश में था। इतने महँगे सामान 5-6 लाख उड़ीसा के थे वो। मैसूर के अच्छा। सॉरी मैसूर के हैं ये और ये अडानी कार्गो में काम करते हैं। हम्म। तो मैं इनको ट्वीट भी किया कि भैया इनको एक बेहतरीन अवार्ड देना चाहिए अडानी को कि इतना ईमानदार आजकल के दौर में कौन होता है कि रात भर वो बैग रखा रहा, सुबह उसने कतर एयरवेज़ से डिटेल माँगी और तब दिया। तो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। मुझे लगा कि तो आप तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी रंगत बढ़िया हो रही है, तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे जी। पहले ये बताइए कि आपने कहा था ये जो सत्र चल रहा है, हम्म। इसमें कोई बिल पास नहीं होगा, जबकि पूरी उम्मीद थी कि बिल पास करा लेंगे ये लोग परिसीमन का। एक बात बड़ी मार के की कही थी आपने कि इस सत्र में छोटे साहब और बड़े साहब को बहुत डर लगेगा, भागेंगे ये लोग, मोदी और शाह दोनों के लिए। तब तक ऐसी स्थिति बनी भी नहीं थी, ऐसे हालात थे भी नहीं। मैं सिडनी में था तो आप हिमांशु के संग शो किया था आपने तब, जर्नी कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बड़े साहब और छोटे साहब को डर लगेगा, ये डर जाएँगे, ये कैलकुलेशन किस आधार पे की थी आपने? कौन-सा ग्रह देखा था आपने? कौन-सी राशि देखी थी आपने? आपको कैसे पता था ये लोग डर जाएँगे? हाँ, तो संजय जी, सबसे पहले देशवासियों को बताना चाहता हूँ मैं कि आपने ये कहा ना कि और उससे पहले जो आपके हमने हिमांशु के साथ जो लास्ट प्रोग्राम आपकी जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे, जब किए थे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं सुन रहा था
कि जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा गया, जिस तरह से शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली को फिर से तोड़ा गया, जो अरेंजमेंट किए गए थे एमपीज के, वो सारे डिलिमिटेशन बिल के लिए, तो सब लोगों को, मैं बड़े से बड़े आपके यूट्यूबर के जर्नलिस्ट को मैंने देखा, सुना भी, कि उन्होंने कहा भैया अब तो ये चुनाव नामात्र के रह जाएंगे और ये मोदी जी अब कभी हटेंगे नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल लेके आ जाएंगे तो उनकी अपनी हमेशा सरकार बनी रहेगी। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे को एक मेरा ड्यूटी था, तो मैंने आपके 19 जुलाई के प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था उसके साथ। तो दर्शकों को मैं दोबारा वो दिखाना चाहता हूँ कि जब हम संविधान हमारा बनता है ना संजय जी, तो ये हॉरोस्कोप देखी जाती है। भारत की दो कुंडलियां हैं। एक, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और दूसरी जब भारत इंडियन रिपब्लिक बना, मतलब रिपब्लिक का अर्थ यह है कि जब जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950। मीन लगन की कुंडली थी, लग्न में राहु, मार्स और केतु 7वें घर में, चंद्रमा मेष राशि का दूसरे घर में था, शनि उसमें 6वें भाव में, और बुध जो है वक्री होकर के 10वें भाव में, और 11वें भाव में जहां से नए कानून वगैरह जो देखे जाते हैं, 6 हाउस लिटिगेशन का होता है। दर्शकों को मैं बता देता हूँ, 6वें घर से सारे आपके लीगल मैटर्स देखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई नया कानून पास होगा तो वो 11th हाउस से देखा जाता है, और 9th हाउस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का होता है एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी। और वीनस जो है न्यू लॉज और जुडिशरीज को भी सिग्निफाई करता है। तो उसमें 11वें भाव में वीनस है, जुपिटर भी है, सूर्य भी है। तो इस कुंडली को जब मैं देख रहा था तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 20 जुलाई से जो सदन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र जब शुरू हुआ था संजय जी, ये जो है हॉरोस्कोप थी मानसून सत्र की। ये दर्शक देख लें, इसका राइटअप है, और ये 19 जुलाई की डेट है, पूरी की पूरी देखिएगा। तो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है कि क्या, देखिए उस समय तो किसी को ये पता नहीं था कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि जो बच्चों को 20 जुलाई की ऊपर जो उन्होंने अटैक कराया मोदी और शाह ने, वो इतना बड़ा रूप में बैकफायर करेगा कि उसकी वजह से वो सदन में भी नहीं आएंगे, और सदन में नहीं आएंगे। और ये लोग ऐसे लोग जो जहाँ पर इनकी वो क्या नाम, अमित शाह जी के लौह पुरुष, और मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना और एक अकेला सब पे भारी, ऐसी ब्रांडिंग इनकी 2010 से की गई थी इन दोनों नेताओं की, और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इतना, और वो दोनों के दोनों डर क्यों गए। तो इस विषय पर आज एक छोटा सा स्पेशल मैं कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा कि दुनिया के जितने भी तानाशाह हुए हैं संजय जी, वो तानाशाह क्रूर थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया अपने अपने देशों में, लेकिन अंदरूनी रूप से वो डरपोक बहुत होते हैं। तो ये दोनों लोग भी इसी तरह से डर के कारण, तो हम आगे बढ़ते हैं पहले। तो मानसून सेशन 2026 20 जुलाई 2026 को हमने 11 बजे हमारी संसद शुरू होती है, तो ये 11 बजे पे कुंडली बना ली। उस समय ब्रह्मांड में कन्या लग्न उदय हो रहा था, चंद्रमा शनि से पीड़ित था, मंगल शनि से भी पीड़ित था 9th हाउस में। चंद्रमा इंडियन रिपब्लिक की हॉरोस्कोप के अनुसार 6 एक्सिस बना रहा था। तो चंद्रमा हमारा सुख का और हमारी सक्सेस का सिग्निफिकेटर है। कभी भी कोई काम बनेगा अगर उस दिन ट्रांजिट में चंद्रमा आपके जन्म के चंद्रमा से अच्छी सीक्वेंस ना बना रहा हो और पीड़ित हो, तो वो उस दिन आप खुश तो नहीं हो सकते हैं। तो ये जब घटना कंसीव की सदन की, तो उस समय मैंने 6 एक्सिस थी, क्योंकि मेष लगन का चंद्रमा हमारे जन्म की इंडिपेंडेंट क्या ना इंडियन रिपब्लिक की हॉरोस्कोप में है। इसीलिए मैंने ये फलादेश है, ये इंपॉर्टेंट करके लिखा है, हाईलाइट ऑफिस में बोलिएगा, हाईलाइट जरूर करा दें। इसलिए प्लेनेटरी पोजीशन अलाइनमेंट्स बीजेपी गवर्नमेंट के किसी तरह के षड्यंत्र मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ लाए गए किसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल को पास न होने देने का संकेत दे रहे हैं। और भाजपा की उस समय दशा भी जो चल रही थी, चंद्रमा शुक्र, जिस दिन सदन शुरू हुआ, चंद्रमा शुक्र चंद्रमा, और चंद्रमा शुक्र दोनों उनके 6-8 बार 6 हाउस और 12th हाउस के एक्सेस में हैं, तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए भाजपा की बर्थ हॉरोस्कोप भी इनको इस सेशन में बहुत बड़ी अचीवमेंट या सक्सेस के ग्रह योग नहीं दिखा रही थी। ये पार्टी और इनकी पूरी सरकार एक मजबूत अपोजिशन का सामना करेगी, इनके सारे षड्यंत्र विफल होने के ग्रह योग हैं। तो अब आप देखिए, ये भी एक घटना पूरी हुई संजय जी कि विपक्ष कितना मजबूत होकर के बाहर प्रदर्शन करता रहा, और लास्ट के दिन में तो बड़ा मजेदार वो नारा लगा जो बच्चों ने, जेनजी ने, जो पॉपुलर इनका स्लोगन हुआ है,
56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, बाल नरेंद्र, इतने सैकड़ों मैंने गाने सुन लिए हैं। तो उस दिन पवन खेड़ा जी भी लास्ट डे जो है उसको कह रहे थे, तो वो सदन के तक अंदर तक पहुंच गया। इतना जबरदस्त उससे परसेप्शन इनका खराब हुआ है। तो ये पार्टी, इनकी पूरी सरकार एक मजबूत अपोजिशन का सामना करेगी, इनके सारे सदन विफल होंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि फोर्थ हाउस पर शनि मंगल की दृष्टि है, विपक्ष का बेहद आक्रामक एग्रेसिव प्रोटेस्ट सरकार की नीतियों विफलताओं के खिलाफ होगा। ये नीचे है, देखिए मैं 19 जुलाई का ही राइटअप आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये सब भविष्यवाणियां सच हुई हैं। तो इससे हमको ये लगता है कि हम ज्योतिष की जब बात करते हैं, एक साइंस है, विज्ञान है, हम केवल जब हमारी अगर गणना कैलकुलेशन ठीक है तो रिजल्ट्स अच्छे से आते ही आते हैं। भाई आप देखिए, कोई आज से मेरे से पहले संजय जी, आप लोगों को पता है, मैं अक्सर कई बार प्रोग्राम में बता चुका हूँ, लोग ताज्जुब करते हैं कि मैं राजनीति की बातें क्यों करता हूँ, जबकि राजनीति विषय ही ज्योतिष का था। क्योंकि अब राजनीति शब्द को अगर आप ब्रेक करेंगे संजय जी, राज प्लस नीति, राज कहते हैं अंग्रेजी में गवर्नेंस को, और नीति कहते हैं पॉलिसीज को। तो पहले राजगुरु ही तो इन गवर्नेंस और पॉलिसीज को बनाने में मदद करता था। और मैंने एक और चीज की, क्या नाम है, इसमें एक और चीज मैंने प्रेडिक्ट की थी। इसके अंदर लिखा था कि सदन में स्पीकर का रोल बेहद नेगेटिव, झगड़ालू, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, न्याय नैतिकता के मापदंड पर बेहद पक्षपातपूर्ण और घटिया रहेगा। इस कुंडली का जब मैंने D10 चार्ट बनाया था, वो भी बहुत अच्छा ग्रहों का योग नहीं दिखा रहा था, और मैंने इसके अंदर लिखा D10 चार्ट स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर रहा है कि सदन स्ट्रॉन्ग विपक्ष द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन व्यापक रूप से होंगे। विपक्ष, तो अब आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष की नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों को सदन में नहीं घुसने की हिम्मत हुई। और इसके साथ साथ आपने देखा कि वो लास्ट डे में जब वो वंदे मातरम गाने के लिए 3 मिनट बाद आए, और 3 मिनट बाद ही सदन को बंद कर दिया गया। ये अपने आप में इतिहास बन गया। उसके अलावा एक छोटी सी चीज और, मैं पुरानी प्रीवियस प्रेडिक्शन को शेयर करता हूँ। ये सब 19 जुलाई को, देखो 20 जुलाई को संजय जी आपको याद होगा, 20 जुलाई से सदन शुरू हुआ, 20 जुलाई को प्रोटेस्ट मार्च था बच्चों का। उस समय ये भी बात आ रही थी कि ये लोग प्रोटेस्ट मार्च होने नहीं देंगे, लेकिन प्रोटेस्ट मार्च हुआ भी। और उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की सरकार ने, वो आज तक सरकार के लिए गले की हड्डी बन के बन चुकी है। तो मैंने एक और राइटअप आप लोगों के साथ शेयर करता हूं दर्शकों। ये लिखा, क्या 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रपोज जंतर मंतर से संसद तक का मार्च सफल होगा या नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दी थी। तो मैंने कहा जो आपको 6 जून 2026 को लगभग 11 बजे जो आंदोलन पहली बार किया था CJP ने, उस दिन ब्रह्मांड में कर्क लगन था जो मूवेबल साइन था, और मंगल अपनी राशि में 10वें भाव में था। 9th लॉर्ड जुपिटर को लग्न को एक्सपेक्ट कर रहा था। 9th लॉर्ड जुपिटर हमेशा मून को 7th हाउस से एक्सपेक्ट करके फिर से जेन्युइनिटी उसकी कंफर्म कर रहा था। तो ये प्रेडिक्शन भी संजय जी पूरी हुई है। किस रूप में पूरी है, इसकी भविष्यवाणी में बता दें। इंडिया का, मैंने इंडिपेंडेंट इंडिया का वर्थ चार्ट भी शेयर किया था। उसकी दशा भारत की इस समय वर्तमान में उस समय चल रही थी। मंगल में राहु में मरकरी, मार्स एजिटेशन का सिग्निफिकेटर है। राहु करेंटली रूलिंग गवर्नमेंट के हाउस से, मतलब 10वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है। बुध स्टूडेंट जैन जी का सिग्निफिकेटर है। इसलिए भारत की कुंडली के अनुसार युवाओं और स्टूडेंट्स का आंदोलन व्यापक होगा, और सत्ता रूलिंग गवर्नमेंट के लिए अनेक चैलेंजेस लेकर के आएगा। अगस्त फर्स्ट वीक में मंगल राशि बदल कर जन्म की पोजीशन 2nd हाउस में आएगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हाउस स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा। तो इसका अर्थ यह है कि फिर से छात्र आंदोलन आ रहा है। तो अब आप सच बताइए संजय जी, अगस्त से मैंने कहा, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, झारखंड का फिर मूवमेंट हुआ। तो मंगल की सो हम तो देखिए, झारखंड का मूवमेंट हो, तमिलनाडु का हो, आंध्र प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वैदिक ज्योतिष तो ब्रह्मांड के ग्रहों की बात कर रहा है। तो वो तो बार बार छात्र आंदोलन के, तो आज आपको फिर आगे की बात बताने वाला हूं। फिर मैं आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कि मोदी और अमित शाह क्यों डर गए, उस पर आ जाऊंगा। भविष्य की, अगर लोगों को एक टेस्ट लग गया, मुझे भी मजा आता है। आप लोगों के लिए मैं तैयारी करता हूं कि भाई आगे क्या भविष्यवाणी देने जा रहे हो। तो एक भविष्यवाणी इस अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में देने जा रहा हूं। 16 तारीख को प्रोग्राम लगेगा। ये टेक्निकल राइटअप है संजय जी। 22 तारीख को, 22 अगस्त को बुध जो है अपनी राशि बदल रहा है,
और बुध ही का सारा खेल है, बुध और मंगल का गेम है सारा का सारा। हमने आपके प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में रिसर्च पेश की थी कि 1947 के बाद जितने भी आंदोलन देश में हुए हैं, उसमें मंगल, बुध और शुक्र का कनेक्शन आता है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है भारत की कुंडली का, और छठवें घर का स्वामी, छठवां घर प्रोटेस्ट आंदोलन का होता है। और बुध जो है काल पुरुष की कुंडली का छठवें घर का लॉर्ड है। मेष लगन की कुंडली होती है तो मेष लगन से गिनेंगे तो कन्या राशि छठवें भाव में आती है। और बुध युवाओं का कारक भी है। और संजय जी, आपको पता है 30 साल के बाद उम्र अगर आपकी हो जाए, शादी हो जाए, तो फिर प्रोटेस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो याद रखिए कि दुनिया भर में अगर कोई सत्ता को उखाड़ने की ताकत रखता है तो युवा रखता है। तो वो युवा हमारे जागरूक होगा। मजेदार, आप लोगों के प्रोग्राम जब सुनता हूँ, कई सारे यूट्यूबर्स के तो देखता हूँ, उन्होंने कहा भाई हमारे देश की सोई हुई आत्मा को जगा दिया, देश के जमीर को जगा दिया इन बच्चों ने। ये बच्चे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। तो 22 अगस्त 2026 को मरकरी सिग्निफिकेटर ऑफ एजुकेशन, इंटेलेक्ट, यूथ, जेनजी, जेन अल्फा, कोई भी यूथ हो वो इसी कैटेगरी राशि से देखे जाएंगे, अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क से सिंह राशि में अराउंड 7:20 शाम को इवनिंग में प्रवेश करेगा। उस समय ब्रह्मांड में जो लगन जो उदय हो रहा है वो कुंभ लगन है, और कुंभ लगन भारत की कुंडली का 10वां भाव है, मतलब सत्ता का, रूलिंग गवर्नमेंट का। तो संजय जी 22 तारीख से फिर से वो जो अभिजीत दीप्ति ने कोई ट्वीट किया था कि जंतर मंतर पार्ट 2, तो आज आपको बता रहा हूं कि बुध का राशि बदलना प्लस एक सूर्य की संक्रांति का और मैं डिस्कस करूंगा कि सूर्य की संक्रांति हमारे 17 तारीख को, ये लियो संक्रांति का ये कुंडली है, ये भी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। इन दोनों कुंडलियों की विवेचना करने के बाद आपका अब जो पसंदीदा क्वेश्चन लूंगा। तो संजय जी, इसमें ये लग्न में राहु बैठा है इस कुंभ लगन में, और सूर्य जो है जो सोलर मास का कारक होता है, मतलब जब सूर्य संक्रांति होती है वो पूरा सोलर मास हम देखते हैं कि ये महीना कैसा जाएगा जब, तो वो बुध और केतु, सूर्य, ये सब राहु केतु के बीच में पीड़ित हैं। शनि जो है इसके अंदर शुक्र को, हमारे भारत की कुंडली के लग्नेश और 6 लॉर्ड को, जो कि नीच का गोचर कर रहा है इस समय, 1 सितंबर तक रहेगा, वो शनि मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा है। और चंद्रमा भी 22 अगस्त को जब बुध राशि बदलेगा उस दिन पीड़ित होगा शनि और मंगल दोनों से। और मजे की बात है 17 जुलाई को 17 अगस्त को जो सूर्य राशि बदल रहा है उस समय ब्रह्मांड में सिंह लगन, मतलब जस्ट सपोजिट कुंभ लगन का वो उदय हो रहा है। तो सिंह लगन जो है, सिंह राशि जो है हमारे भारत की कुंडली, जो इंडिया के चार्ट को आप दिखाई गई है, भारत की हॉरोस्कोप है। इस हॉरोस्कोप में चौथा घर है विपक्ष का और जनता का। जनता का बड़ा व्यापक प्रोटेस्ट फिर हम लोगों को देखने में आ रहा है, जिसमें किसान और बाकी जनता के दूसरे वर्ग, युवाओं के अलावा भी अब कुछ वर्ग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि जब हम सामूहिक प्रोटेस्ट देखते हैं तो उसमें बुध के अलावा भी दूसरे ग्रह आ रहे हैं। तो 4th हाउस, 4th लॉर्ड, बोथ आर एफ्लेक्टेड बाय मेलेफिक प्लैनेट्स। मून 6 लॉर्ड एफ्लेक्टेड बाय 3rd लॉर्ड, 10th लॉर्ड। ये कुंभ लगन की कुंडली का 6वां घर का लॉर्ड है। मार्स और शनि से नक्षत्र, मूल नक्षत्र में ये जब बुध राशि बदलेगा, मूल नक्षत्र है ब्रह्मांड में। इंडिया की हॉरोस्कोप में लग्ना लॉर्ड एज वेल एज 6 लॉर्ड वीनस आर एफ्लेक्टेड बाय मार्स, सैटर्न। वर्गो साइन 5th हाउस होता है, में पड़ता है भारत की कुंडली में, जो एजुकेशन यूथ को रिप्रेजेंट करता है, एफ्लेक्टेड बाय रेट्रोग्रेड सैटर्न और मार्स। सेगिटेरियस साइन भी एफ्लेक्टेड है शनि मंगल से। 9th हाउस इज एफ्लेक्टेड बाय मार्स। Mercury will be 4th lord in 4th house and afflicted by Rahu Ketu and aspect of retrograde Saturn. 6th lord and planet of people's happiness, emotions, perception, feelings, and 3rd house होता है media, neighboring country, is badly afflicted by Saturn मान। इसलिए ग्रह योग के कारण Gen Z, Gen Alpha protest may start again, which may again spread to whole country। ये छात्र इस बार अकेला सरकार पर ही नहीं, सरकार के इकोसिस्टम पर भी अटैक करने जा रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल रिफॉर्म की अब बात होगी, जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी अब ये बच्चे पकड़ेंगे। और जो जुडिशरी में जो हो रहा है, जैसे भी अभी आपने देखा किसी आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में किसी बार काउंसिल BCI के चेयरमैन ने कह दिया कि उनकी डिग्री उनको ना दी जाए, क्योंकि उन्होंने CGI को क्या नाम है, मतलब CGI को प्रोटेस्ट करके कहा कि ये CGI किसी हाथ से हम डिग्री नहीं लेंगे। तो ये वहां से दिखाई दे रहा है कि बच्चों के अंदर सुलग रही है आग, ये ट्रिगर शुरू हो चुका है ऑलरेडी।
सो ये छात्र इस बार देश की ब्यूरोक्रेसी, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जीरो हो चुकी है, जिसका एटीट्यूड अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा एरोगेंट है, साथ में देश में करप्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल ये ब्यूरोक्रेसी है। इसी तरह जुडिशरी, इसके साथ कॉर्पोरेट इलीट्स के द्वारा कंट्रोल मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें टीवी और प्रिंट है, भी इन युवाओं के एंगर का शिकार होंगे इस क्या नाम है बुध के राशि बदलने के बाद। इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एनुअल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया की हम ये देख लेते हैं। 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ है, हमारा 16 अगस्त का प्रोग्राम है। इसमें भी मुंथा जो है छठवें भाव में गई है और शनि मंगल से पीड़ित है। मुंतिस एक्सोल्टेड 6 हाउस में है। तो ये वर्ष जो है, और थर्ड हाउस जो है इस भारत की जो वर्षफल है आजाद भारत की, वो थर्ड हाउस मीडिया कम्युनिकेशन एलाइज नेबरिंग कंट्रीज, वो भी शनि मंगल से पीड़ित है। तो संजय जी, इस वर्ष में जो 15 अगस्त 2026 से शुरू हो रहा है वर्षफल, इसमें बड़े से पड़ोसी देशों से किसी तरह की झड़प या बॉर्डर का सीमा विवाद दिखाई दे रहा है और मीडिया पर अटैक आंदोलन इसमें फिर से वापस होने वाला है। तो ये मीडिया इस समय सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है इसके लिए। अब एक चीज मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देता हूं जो आपने मेरे से पूछा। देश के सामने सच, नरेंद्र मोदी शाह बेहद डरपोक हैं, ये सच है क्या? 6 जून 2026 को नरेंद्र मोदी शाह के राजनीतिक जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना युवाओं का जेन अल्फा का देशव्यापी आंदोलन, जो सोशल मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में पहचान बना गया। देश के 100 से ज्यादा सिटीज में फैल गया। इसने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी उनके कॉर्पोरेट नेक्सस के कारण बनाई गई विश्व गुरु, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच का सीना, लाल आंखें दिखाने वाला, घर में घुसकर मारना, पाकिस्तान के संदर्भ में कही थी उन्होंने, वाली नकली छवि जो अपने आप को सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक भी बताती थी, उसे इन बच्चों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जिसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सेशन में डर, भय और अपमान के कारण नरेंद्र मोदी शाह का पार्लियामेंट में सदन की कार्रवाई में ना जाना, और 13 अगस्त 2026 को लास्ट डे में सिर्फ वंदे मातरम राष्ट्रगीत गायन में 3 मिनट रहकर सांकेतिक उपस्थिति दिखाकर ओम बिरला की मदद से सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करवा देना। इसलिए जेनजी का एक नारा जो पूरे देश ही नहीं विश्व के लोगों की जुबान पर एक एंथम की तरह बन गया है, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, भाग नरेंद्र की गूंज संसद भवन की दीवारों में भी गूंजी। छोटी छोटी बच्चियों द्वारा दिए गए इस एकमात्र नारे ने नरेंद्र मोदी शाह की राजनीति का परसेप्शन पूरी तरह खत्म कर दिया, जीरो कर दिया। ये मोदी शाह को पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वानर सेना, जो जैन अल्फा है, द्वारा उनका अपमान किए जाने का, और प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से लेकर चंदा चोरी और भ्रष्ट ट्रस्ट के द्वारा दान पत्रों से चोरी, भूमि घोटाले आदि महापापों का एक छोटा सा दंड है ये तो केवल। 17 अगस्त 2026 को सिंह संक्रांति पर बनी हॉरोस्कोप, 22 अगस्त 2026 को जैन जी का सिग्निफाई करने वाला ग्रह बुध का राशि परिवर्तन, वक्री शनि, 2 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन आने वाली, और अमित शाह बीजेपी के हॉरोस्कोप में खराब प्लेनेटरी दशाएं अमित शाह ही नहीं पूरे राजनीतिक कैरियर के अंत होने का, अमित शाह के पूरे राजनीतिक कैरियर के अंत होने का ग्रह योग बना रहे हैं। सत्ता परिवर्तन भी होगा और ये सरेआम गोदी मीडिया, गोदी जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, जजेज और फिल्म एक्टर्स, बुद्धिजीवियों, पाखंडी संत महात्माओं और अंधभक्तों के साथ सरेआम जनता द्वारा दंडित किए जाएंगे। इस फियरलेस जैन अल्फा ने पूरे देश की जनता को जगा दिया है। विपक्ष सिस्टम, जुडिशरी के अंदर का डर भी खत्म कर दिया है। आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी के हिंदुत्व का पाखंडी ढोल भी फाड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। टेक्नोलॉजी एरा के बच्चे जाति पात, वर्ग, धर्म, संस्कृति, भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं। इन बच्चों के कारण ही इनके अंधभक्त माता पिता और रिश्तेदारों को भी बीजेपी का असली चेहरा समझ में आ गया है। इसलिए आगे भी ये विरोध जारी होगा, क्योंकि 22 अगस्त से ग्रह बदल रहा है बुध। अब इन देशवासियों को इन नारों पर भी 100% सच्चाई दिखने लगी है। जब जब मोदी शाह डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। जब जब मोदी शाह डरते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक जो डर की बात थी, तो तानाशाह की आज मैं फिलॉसफी डिस्कस करूंगा। आज प्रोग्राम चाहूंगा मैं छोटा रखूं, क्योंकि दर्शकों की एक डिमांड ये आती रहती है, 1 घंटे का प्रोग्राम ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना कंटेंट पूरा कवर करूं। तानाशाह, डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन की फिलॉसफी, वर्किंग मेथड क्या होता है?
सभी तानाशाहों की फिलॉसफी अक्सर पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट और यूटोपियन आइडियल कंडीशन, स्पेशली सोशल ऑर्गेनाइजेशन और प्रपोजिंग और एडवोकेटिंग इम्प्रैक्टिकल आइडियल सोशल। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसे आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी वाले कहते हैं, ये एक इम्प्रैक्टिकल इनकी सोच है। एंड पॉलिटिकल स्कीम और एजेंडा, ये समाज और मानवता को, देशवासियों को आइडियल रूप में बदलने का दावा करते हैं। स्वयं को एकमात्र उद्धारक, सुधारक, रिफॉर्मर या मुक्तिदाता के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उस प्रोपेगेंडा का प्रचार करते हैं। ये उनके अटूट आत्मविश्वास पर आधारित तो होता है, जहां उनको, लेकिन उनको ये भ्रम हो जाता है कि वे ही देश या समाज के ऐसे नेता हैं जो देश और दुनिया को बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, जीपिंग ऐसा ही उदाहरण है। ये लोग पब्लिक अनरेस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज का फायदा उठाकर खुद को एकमात्र समाधान के रूप में प्रेजेंट करते हैं। 2009 के आसपास कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने नरेंद्र मोदी को इस रूप में ही ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया था। एक्स आईएएस ऑफिसर 1970 बैच जवाहर सिरकर, जो प्रसार भारती के सीईओ 2012 से 2016 तक रहे, उनके अनुसार कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नृपेंद्र मिश्रा, विनोद राय एक्स सीएजी, हरदीप पुरी, जयशंकर, अजीत डोभाल, आर के सिंह एक्स होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, अश्विनी वैष्णव ने कुछ कॉर्पोरेट लीडर्स अंबानी, अदानी और सीआईए की मदद से 2010 से लेट मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट को फर्जी प्रोपेगेंडा प्रचार के द्वारा फेक करप्शन एंड 2G कोलगेट और अन्य स्कैंडल के जरिए बदनाम करना शुरू कर दिया था। उसका मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि कॉर्पोरेट के द्वारा पैसे से इन्फ्लुएंस किया गया था, ने जमकर 365 डेज 24/7 प्रचार किया, पूरे देश को भ्रमित किया। इन वरिष्ठ आईएएस लॉबी ने 2010 से ही नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे, से संपर्क करना शुरू कर दिया था और उन्हें इन ब्यूरोक्रेट्स ने यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन को लीक करना भी शुरू कर दिया। आज भी सारे स्कैम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फर्जी केस बताकर बंद कर दिए हैं और मरणोपरांत मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट भी दी गई है हाल ही में। इस षड्यंत्र में मेन स्ट्रीम मीडिया, बाबा रामदेव, देश के सैकड़ों बाबा, संत महात्मा, कथावाचक, फिल्म स्टार्स भी शामिल थे। इन लोगों ने एक नकली गांधीवादी नेता के रूप में अन्ना हजारे को खड़ा किया और महाराष्ट्र से लाकर आंदोलन करवाकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करके कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया। आज 2026 अगस्त तक ये सभी एक्सपोज हो गए हैं और देश को समझ में आने लगा कि सिर्फ कांग्रेस ही इनका अंत कर सकती है। देश के अपने युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीब और मजदूरों की रक्षा और उनका कल्याण कर सकती है कांग्रेस पार्टी। और रिसेंटली संजय जी, अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी ने 12 अगस्त को, अभी जस्ट 2-3 डेज पहले, एक वीडियो के द्वारा खुलासा किया, जो गृह सचिव, रक्षा सचिव रह चुके हैं, कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाइना के आगे टोटल सरेंडर कर दिया है और ताकसिंग क्षेत्र में शेरा 5 नामक पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी सेना ने पेट्रोलिंग करना बंद कर दिया है और वहां पर अब चाइना का कब्जा हो चुका है। इसी स्थान पर 2023 में भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई थी और क्या शारीरिक झड़प हुई थी। इसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ियां वापस आ गईं और दोबारा वहां नहीं गईं। चीनी सैनिकों ने वहां से भारतीय मार्कर्स भी हटा दिए हैं और उस पॉइंट तक इंडिया मिलिट्री को पेट्रोलिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट छोड़ने का मतलब होता है अपना क्लेम छोड़ना। 2013 से कॉर्पोरेट द्वारा नरेंद्र मोदी को एसपीएम प्रोजेक्ट किए जाने के बाद उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट पर महंगाई, गिरता हुआ रुपया, कमजोर इकोनॉमी, बढ़ता हुआ देश पर कर्जा, पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़े हुए दाम, रोजमर्रा की जरूरतें, शिक्षा व्यवस्था में करप्शन, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, गरीब, किसान, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों का शोषण, देश का विकास आदि का भ्रामक प्रचार किया था नरेंद्र मोदी ने और अपने आप को इन सभी समस्याओं को सिर्फ 5 ईयर में दूर करने का इन्होंने जनता से वायदा किया था। इन भ्रष्ट आईएएस लॉबी, मेन स्ट्रीम मीडिया और उनके साथ जमकर प्रचार किया गया और एकमात्र अल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। तो संजय जी, डर का कारण ये होता है कि आइडियोलॉजी और वर्किंग मेथड इन डिक्टेटर्स का क्या होता है, जो लोग इस तरह के अथॉरिटेरियन बन जाते हैं। इन डिक्टेटर्स की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज्म और साम्यवाद, कम्युनिज्म, फासिज्म और सोशलिज्म पर आधारित होती है। ये सेंट्रलाइज ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को उच्च उद्देश्य बताकर स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, विकास करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। देशवासियों, समाज को क्षेत्रवाद, भाषा, हिंदू मुसलमान, अर्बन नक्सल, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों आदि में बांट दिया जाता है ताकि ये अपनी विचारधारा से उन सभी पर कंट्रोल कर सकें।
इन सभी के अंदर मेगलोमेनिया और सैडिज्म की प्रवृत्ति होती है, जो इनके बचपन के अनुभवों, पर्यावरण और अन्य राजनीतिक विचारधाराओं के कारण से पैदा होती है। ये अपनी शक्ति का क्रूरता से इस्तेमाल करते हैं। इनका वर्किंग मेथड भी संजय जी यही है, बल, धोखा और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से दमन, बल या धोखे से सत्ता हासिल करना। वेस्ट बंगाल जैसे इलेक्शन, महाराष्ट्र का हुआ, हरियाणा का हुआ, छत्तीसगढ़। आर्थिक और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन, धार्मिक जातिगत भेदभाव, जनता के असंतोष को खुद के रूप में मुक्तिदाता के रूप में प्रोजेक्शन, ये सब इनकी स्टाइल होती है। विरोधियों और उनसे प्रश्न पूछने वालों को आतंकित करना, ट्रोल आर्मी द्वारा उत्पीड़न, सीबीआई, ईडी, आईटी, फर्जी लीगल केसेस और नागरिक स्वतंत्रता का दमन, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना, नष्ट करना, सूचना के कंट्रोल के द्वारा जन प्रचार, फॉल्स न्यूज, फॉल्स नैरेटिव का इस्तेमाल करना, एवरीवेयर 365 डे 24/7 मीडिया पर टोटल कंट्रोल, सेंसरशिप और केवल अपनी विचारधारा प्रोपेगेंडा का प्रचार, समर्थकों को सम्मानित करना और विरोधियों को सजा देना, विद्रोह आंदोलन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का यूज करना, पावर को टोटली सेंट्रलाइज करना, जैसे हमारे देश में इस समय क्या नाम है, पीएमओ चला रहा है। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, अदर सोशल वेलफेयर स्कीम, बिहेवियर्स को, पब्लिक के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए फर्जी डेटा और डेटा साइंस और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रमित करना। मोदी गवर्नमेंट में याद करिए संजय जी, 63 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट लेटरल एंट्री से आए हैं बाहर से, और शीर्ष पदों पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स, जो इसमें ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सचिव, गृह सचिव और रॉ का चीफ को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इससे साफ सिद्ध होता है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का मोराल भी यंग ऑफिसर्स का बिल्कुल खत्म कर दिया है। कि जब ये बुजुर्ग लोग जो लोग होते हैं, याद करिए हमारे यहाँ जो वेदों के अनुसार 4 आश्रम कहे गए हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद का व्यक्ति अमूमन बेसिकली सेल्फिश व्यक्तित्व की तरफ चला जाता है। वो अपने परिवार को, अपने धन जोड़ने को, अपने बुढ़ापे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ काम करेगा। उसके अंदर वो देशभक्ति और वो सब चीजें नाम मात्र की रह जाती हैं। तो इसलिए देखिए संजय जी, जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे लोगों को अभी इन्होंने एक्सटेंशन दिया है। मोदी जी बुड्ढों के जरिए, अब जैन जी इसको कैसे सहन कर लेगा? भाई भविष्य तो उनका है, देश उनका है, अब इन बुजुर्गों से क्या होगा? तो मैं आपको 3 तानाशाहों का अंत बता रहा हूं कि कैसे होता है, और चौथा मॉडर्न अभी अप्रैल में जो हुआ है वो भी। तो एक संजय जी आपको पता, 1325 से लेकर 1351 के बीच में डर का कारण बता देता हूं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था, पैरानोइया बीमारी होती है इस तरह की, जो डर की बीमारी होती है। वो लास्ट राइटअप में मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी। तो संजय जी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के बीच में हुआ। नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह अत्यधिक संदिग्ध पैरानॉइड स्वभाव का था। उसके शासन काल में 20 से ज्यादा बार बड़े प्रोटेस्ट हुए मोहम्मद बिन तुगलक के। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कई बार सख्त कदम उठाए। मजबूत जासूसी तंत्र का, जैसे हमारे यहाँ पेगासस इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 1325 दशकों और 1351 की बातें बता रहा हूं। संदेह पर कठोर सजा, जरा उसको संदेह हो जाए, थोड़े से संदेह पर भी लोगों को गिरफ्तार करके यातना दी जाती थी। जैसे कि मोदी को गाली देना या मीम्स या रील्स वीडियो बनाने पर मुकदमे फर्जी कर दिए जाते हैं। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और पावर, निरंतर निगरानी, विद्रोहियों के खिलाफ बेरहमी, कठोरता से दंड, ये सब कुछ हम देख रहे हैं हम अपने देश में। 20 मार्च 2051 को तेज बुखार के कारण उसकी डेथ हो गई। गुजरात में एक तुर्की गुलाम के विद्रोह को कुचलने के बाद उसका पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया। रास्ते में गंभीर रूप से घायल हुआ, वो बीमार हो गया और मर गया। दूसरे सज्जन हुए एडोल्फ हिटलर। ये न्यूरोटिक साइकोपैथ, हिस्टेरिक, बॉर्डरिंग ऑन स्किजोफ्रेनिया और एक्सट्रीम पैरानोइया से पीड़ित था ये एडोल्फ हिटलर। ये भी अपने विरुद्ध लगातार साजिशों का शिकार होने के डर से अपने करीबी सहयोगियों पर भी संदेह करता था। ये इसलिए आप दर्शकों में ये उदाहरण के साथ समझाना पड़ रहा, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से कोई चीजें कह रहा हूं। आप सिम्टम आप देख रहे हैं, आपके जीवन में वो सब दिख रहा भी है। ये 20 करीबी सहयोगियों पर भी संदेह करता था। 20 जुलाई 1944 को एक बम विस्फोट के बाद उसका संदेह और बढ़ गया। उसके बाद उसने किसी पर भी भरोसा करना बंद किया। मोदी जी भी एक टायर फटने से मकान छोड़ के, अपना चीफ मिनिस्टर का हाउस छोड़ के भाग गए थे डर के कारण। उसका भाषण और व्यवहार हमेशा नफरत वाला, व्यंग और कटु वचन से पूर्ण होता था हिटलर का। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपने दाहिने कनपट्टी में गोली मार ली। उसकी वाइफ ने साइनाइड खा करके आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद दोनों के शव बाहर गार्डन में रखकर पेट्रोल से जला दिए गए थे। तीसरे सज्जन हुआ मुसोलिनी। ये हमारे आरएसएस के पितामह हैं, ग्रैंडफादर हैं।
क्योंकि आरएसएस की जो फॉर्मेशन हुई है मुसोलिनी की आइडियोलॉजी, एक बालकृष्ण मुंजे होते थे 1947 के बाद, ये इटली में जाकर के मुसोलिनी से मिले थे। आरएसएस की जो ड्रेस देखते हैं ना, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो सारा मुसोलिनी की गाइडलाइंस में हुआ है। सो मुसोलिनी इनके लिए बहुत, इटली का वैसे ही कनेक्शन है। आपने मोदी जी ने तो अभी भी मुसोलिनी जी की बजाय मेलोनी पकड़ ली है। वो तो मुसोलिनी तो मेल था, मोदी जी मेलोनी जो वहाँ की पीएम है उनके साथ अपनी वो मेलोडी चॉकलेट भी देकर के आए थे मोदी जी। तो मुसोलिनी ये आरएसएस की आइडियोलॉजी का पितामह था। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, इम्पल्सिव और थिएटरिक था और कभी कभी डिप्रेसिव लक्षणों वाला था। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसे हाइपोमेनिक और करेक्टरोपैथी वाला बताया। ये ज्यादातर सत्ता के नशे में ये क्या करता था, इससे मोदी जी की काफी सिमिलरिटी नजर आती हैं। ये ज्यादातर सत्ता के नशे, अहंकार और अपॉर्चुनिस्ट बिहेवियर ठीक नरेंद्र मोदी शाह की तरह वाला था। 28 अप्रैल 1945 को नॉर्थ इटली को उसका देश छोड़ करके स्विट्जरलैंड भाग रहा था। उस समय इटालियन पार्शियन द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके साथ उसकी प्रेमिका भी थी। नेक्स्ट डे उन दोनों की बॉडीज को मिलान में पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया, जहां आम जनता ने जूते मार मार कर और नाना प्रकार से अपमान किया। एक लेडी ने तो जिसके 4 बच्चे या 4 या 5 बच्चे मारे, उसने 4-5 गोली डेड बॉडी में मारी है और जनता ने अपना क्रोध प्रकट किया। इसी तरह से आपको ये बता रहा हूं कि मुसोलिनी और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व में सिमिलरिटीज क्या हैं। पर्सनैलिटी एनालिसिस ऑफ बेनिटो मुसोलिनी, जो 1883 में इसका बर्थ हुआ था, 1883 में, 1945। नार्सिसिज्म, सेल्फ ऑब्सेशन, बचपन से ही मैं दुनिया को चौंका दूंगा, एस्टोनिश कर दूंगा। ही कंसीडर हिमसेल्फ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारे मोदी जी की तरह इंडिस्पेंसेबल लीडर। ही वॉज हाईली एग्जिबिशनिस्टिक, प्रदर्शन प्रिय था, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन मल्टीपल रोल्स सच एज एथलीट, कभी कभी पायलट, फार्मर, वायलिनिस्ट एक्सेट्रा। मोदी जी भी कुछ इसी तरह के, जो कभी तमिल, कभी सिख, कभी बंगाली, कभी मेलोनी के प्रेमी, एक 26 साल के यूथ की तरह चॉकलेट देते हुए, और कभी ड्रम बजाते हुए, कभी त्रिशूल और डमरू बजाते हुए शिव जी की तरह, कभी केदारनाथ की गुफा में बैठकर सिद्ध योगी की तरह। मोदी जी भी ऐसे ड्रामेबाजी करते रहते, क्योंकि ये भी ड्रामेबाज था मुसोलिनी। अपॉर्चुनिज्म, सिद्धांतों से ज्यादा सत्ता और व्यक्तिगत फायदे को महत्व देता था। ये समाजवादी से फांसीवादी बन गया। इतिहासकारों के अनुसार वह एक अभिनेता, ढोंगी, प्रदर्शनी करने वाला था, जो सिचुएशन देखकर अपनी भूमिका बदलता रहता था। बचपन से ही आक्रामक और हिंसा में विश्वास रखने वाला था। राजनीति में हिंसा को जायज और आवश्यक मानता था। इम्पल्सिव था, जल्दी क्रोधित हो जाता था। लंबे समय की स्ट्रेटेजी के बजाय तत्काल प्रभाव और प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देता था। और एक्सट्रीमली ड्रामेटिक, छाती फुलाना, आंखें मटकाना। हमारे मोदी जी भी उनकी आप कई सारी भाव भंगिमा देखेंगे संसद में। कभी वो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए छाती फुलाना, आंखें मटकाना, जोरदार हाव भाव, भीड़ देख करके तरह तरह की भाषाएं और एक्टिंग करके उन्हें प्रभावित करना। थ्रस्टिंग एंड चिन फॉरवर्ड, ठुड्डी आगे निकालकर एक्टिंग करना। अकेलापन और डिस्ट्रस्ट, ही हैड वेरी फ्यू एंड रियल फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को सत्ता के साधन के रूप में देखता था। करीबी सहयोगियों को भी लंबे समय तक एक पद पर नहीं रखता था ये, जैसे हमारे मोदी जी भी। इसीलिए मोदी जी नए लोगों को नहीं रखते हैं और पुराने लोगों पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हाइपोमेनिया, हल्की लेकिन लगातार उत्तेजना की स्थिति में रहता था, जिससे उत्साह और अवसाद, डिप्रेशन भी इसको आ जाता था बार बार। पूरी तरह पागल नहीं था, बल्कि एक इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिंग एंड अपॉर्चुनिस्ट था। नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी ये क्वालिटीज हैं। वे अत्यधिक अवसरवादी हैं। आरएसएस के समय से लेकर जितने भी लोगों के संपर्क में वो रहे हैं, उन्हें धोखा देकर, कमजोर करके, उनके कंधों पर चढ़कर सत्ता में लगातार आगे बढ़ते रहे। चाहे वो शंकर सिंह बघेला हो, केशुभाई पटेल हो, मधुभाई कुलकर्णी आरएसएस के एक प्रचारक थे, जिनके शागिर्दी में उन्होंने सारे संघ में अपनी ट्रेनिंग हुई। संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया, राजनाथ सिंह जी भी, अरुण जेटली भी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी आदि सभी को उन्होंने किसी ना किसी रूप से अपने रास्ते से हटाया। और संजय जी, इसकी वीकनेस क्या ऐसे लोगों की होती है? गहरी वैज्ञानिक आइडियोलॉजी, स्थिरता नहीं होती, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता इनके अंदर, इनेबिलिटी टू टॉलरेट क्रिटिसिज्म, ये आलोचना नहीं सहन कर पाते। एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड वुमेन, इसकी मुसोलिनी की थी, मोदी जी की है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एक जो हॉरोस्कोप है 17 सितंबर 1950, उसमें तो जरूर दिखाई देता है, क्योंकि वीनस और शुक्र साथ साथ हैं।
एंड एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड था, वास्तविकता से दूर, खुद की महानता के भ्रम में जीना, ओवर कॉन्फिडेंस एंड इम्पल्सिवनेस बिहाइंड रॉन्ग डिसीजन इन वॉर। मोदी जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय यही किया और अपने गलत पॉलिटिकल पुअर विजन के कारण भारत के 5 से 7 फाइटर विमान गिरवा दिए और 6 और 7 के आसपास सैनिक शहीद हुए, जो कुछ महीने पहले ही अभी राजनाथ जी ने जिसको एक्सेप्ट किया है। फिर ट्रंप के दबाव में उसके आगे सरेंडर करके अचानक सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। मुसोलिनी वाज ए हॉलो मैन, ए पावरफुल एंड अट्रैक्टिव ऑन द आउटसाइड, और हमारे मोदी जी भी 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पे भारी, बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कि अंदर से डरपोक हैं, बट इनसिक्योर, लोनली एंड विदाउट प्रिंसिपल ऑन द इनसाइड। उसने अपनी छवि को इतनी सफलतापूर्वक रचा था कि लाखों इटालियन उसके जादू में बंध गए, उसके अंधभक्त बन गए, लेकिन उसी अहंकार गलत डिसीजन ने अंततः उसे इटली दोनों को बर्बाद कर दिया। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न नरेंद्र मोदी जी के केस में रिपीट हो रहा है। भारत में भी लाखों अंधभक्त बन गए, उन्हें गिरता हुआ रुपया, खराब अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन से नीचे पहुंच गई है जनाब। अभी पंकज चौधरी हैं, कौन है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है आईएमएफ का एक रिप्लाई का जवाब देते हुए 4 ट्रिलियन से नीचे आ गई है। सो 4 ट्रिलियन से भी कम। अभी हाल ही में फाइनेंशियल मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर, शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, खराब डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी का कमजोर होना, राम मंदिर में दान और चंदे की चोरी, सड़ा गला देश का गवर्निंग सिस्टम, समाज में नैतिकता खत्म हो जाना आदि विषयों की देश की भविष्य की कोई चिंता नहीं होती इन अंधभक्तों को। यूपीए गवर्नमेंट के समय से 4 गुना कर्जा जाजा हो चुका है। तो संजय जी एक चीज और बता रहा हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो हॉरोस्कोप है, जो 17 सितंबर वाला, और इसमें काफी समानताएं दिखाई दे रही हैं मुझे, तो मैं जल्दी से इसको शेयर करता हूं कि ये है मुसोलिनी का और इनका हॉरोस्कोप। ये दोनों के दोनों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है, इसीलिए लोग हिंसक मृत्यु के इनका अंत हुआ। चलते समय एक बात और कहूंगा, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 15 अगस्त अभी कल ही निकला है, बस इसके साथ ही समाप्त करना चाहूंगा। फ्रीडम का अर्थ हमने उसको भी बताया था दर्शकों को, फिर से मैं कहता हूँ, फ्रीडम का मतलब यही है कि जब तक उस फ्रीडम का क्या मायने, जब आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच हमारी तरह पूरी तरह ना मिले, तो एक हम लोगों को रेजोल्यूशन ये लेना चाहिए। दोबारा मैं उस चीज को बता रहा हूं, वी मस्ट फोकस फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जेलसी, फ्रीडम फ्रॉम कास्टिज्म, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वॉर, freedom from frustration, corruption, nepotism in life, freedom from violence, freedom from exploitation, freedom from dishonor, and freedom from early death and disease। मतलब अच्छा स्वास्थ्य हमारे देश में आए तो हमारे लोगों की जो है दुखद घटनाएं भी कम हो जाएं। तो संजय जी एक चीज आपको ये देखिए, आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारे देश में 2012 के बाद हुआ, एग्जैक्टली संजय जी अभी अप्रैल के महीने में 2026 में जनरल इलेक्शन हुआ था हंगरी में, उसने जो किया वो बिल्कुल रिपीट, कॉपी बुक आप देखिए इसमें। तो ये राइटअप के साथ मैं अपना प्रोग्राम यहां खत्म कर दूंगा। 16 ईयर शासन करने वाले हंगरी के तानाशाह विक्टर ऑर्बन के अहंकारी दमनकारी शासन का अंत काल द्वारा, मतलब ये इसलिए बताना जरूरी था कि चाहे वो मोदी जी हों या शाह हों, शाह जी के लिए तो और खराब समय है। देखिए अमित शाह जी की हॉरोस्कोप है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। 24 अगस्त से अमित शाह के लिए बहुत खराब, ये देख लीजिए दर्शकों, 24 अगस्त से केतु की दशा शुरू हो रही है, प्रत्यंत दशा। केतु इनके चौथे घर में बैठा है, मानसिक अशांति इनके होने वाली है, 12वें घर से गोचर कर रहा है। और केतु इसलिए सूर्य भी अभी केतु के साथ जुड़ जाएगा जाकर के, बुध भी वहां पहुंच जाएगा, इनका लग्नेश है 22 अगस्त को। तो अमित शाह जी के लिए हॉरोस्कोप में जुपिटर मरकरी की दशा चल रही है, केतु की प्रत्यंत दशा 24 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है। इनके D10 चार्ट में मंगल केतु लग्न में है और शनि से पीड़ित हो रहे हैं। मंगल 4th हाउस में शनि को पीड़ित कर रहा है। मंगल धनु लग्न की इस हॉरोस्कोप का D10 का 12th लॉर्ड भी आता है। इन्हें हेल्थ और पॉलिटिकल कैरियर में बहुत भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह की लौह पुरुष की छवि खत्म, मोदी जी का 56 इंच का सीना वो 56 इंच का बंदर में बदल गया। और जो है मोदी जी का एक अकेला सब पे भारी, वो तो अब उल्टा राहुल गांधी के पास चला गया, बोले कि वो अब सब पे भारी नहीं, एक अकेले पर सब भारी। ये मोदी जी का डायलॉग ये चेंज हो गया है संजय जी, एक अकेले पर सब भारी, ये मोदी जी का नया डायलॉग है।
तो ये मैं विक्टर ऑर्बन की बात इसके खत्म कर दिया। विक्टर 2010 में 2/3 मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म की इसने, उसके बाद मीडिया और जुडिशरी और पर सिस्टमेटिकली उसने कब्जा किया। उसने ओपन सेंसरशिप के बजाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी यही हम हथकंडा अपनाया, लीगल, इकोनॉमिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इन पर कब्जा किया मीडिया की सेंसरशिप पे, जिससे लोगों को और दुनिया को ये लगता रहे कि सब कुछ डेमोक्रेटिकली हो रहा है और रियलिटी में इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए और ये कमजोर भी हो जाए। मीडिया पर कंट्रोल मेनली उनकी ओनरशिप पे कब्जा कर लिया उसने। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट और कंट्रोल ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी, इसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी फिज ने लगभग 80% कंट्रोल मीडिया मार्केट पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर लिया था। मीडिया लॉ को उसने चेंज किया, न्यू मीडिया एक्ट बनाया, जिसके जरिए मीडिया काउंसिल वाज क्रिएटेड, जिसमें ज्यादातर फिर उसकी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपॉइंट किए गए। इस काउंसिल को एक्सटेंसिव पावर दी गई टू इश्यू लाइसेंस, impose fines and monitor control. इसी तरह स्टेट मीडिया was turned into a government propaganda outlet. Editors were replaced and news coverage began to be directed. जैसे हमारे यहाँ पीओएमओ डायरेक्ट कर लेता, बोले वो जोशी जी कर रहे थे। क्लोज बिजनेसमैन को इसने चीप लोन दे करके स्टेट बैंक के लोकल बैंक के द्वारा और मीडिया को खरीदवाया गया। जैसे हमारे अदानी जी ने एनडीटीवी खरीदा, टीवी चैनल एंड वेबसाइट। Many independent media outlets were forced to sell or shut down. Around 476 to 500 government media outlets were donated in a single day to the Central European Press Media Foundation, KESMA. The government declared it a matter of national strategic interest and exempted it all from competition law. Government was the largest advertiser. 80 to 90% एडवर्टाइजिंग का हमारे देश की तरह से इनको फंड दिया जाता रहा। तो संजय जी एक तो ये काम किया, दूसरा इसने क्या किया था, जुडिशरी पे भी कंट्रोल कर लिया था। जैसे हमारे यहाँ पार्सली हुआ। अर्बन इन्फ्लुएंस बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड द ऑर्डिनरी कोर्ट। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 11 to 34। आपके यहाँ भी 34 से 38 कर दिए गए हैं। और इसने क्या बदमाश ने किया था, नॉमिनेशन प्रोसेस वाज चेंज सो दैट उसकी पार्टी के समर्थन कुड मेक अपॉइंटमेंट। द इलेक्शन ऑफ द कोर्ट्स प्रेसिडेंट वाज गिवन टू द पार्लियामेंट कंट्रोल बाय द फिज। हमारे यहाँ मोदी जी करना चाहते, कर नहीं पाए। सबसे बड़ी बात उसने क्या की, रिटायरमेंट एज 70 साल थी वहां पर, उसको घटा के 62 साल कर दिया। उससे क्या हुआ संजय जी, काफी जज रिटायर हो गए, एक साथ बड़ी भारी वैकेंसी हुई और उसके बाद उसने अपने लोगों को भर दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे उस तानाशाह का अंत हुआ और ऐसे अंत हुआ, उसी के पार्टी के एक नेता ने जो अलग पार्टी बनाई, उसने राहुल गांधी की तरह संजय जी, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसने घर घर डोर टू डोर प्रचार किया। तो इसका एक मैसेज ये मिलता है कि आज जो बच्चे जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह इन बच्चों से डायरेक्ट संपर्क करके डोर टू डोर कैंपेन का समय है। जब भी डिक्टेटर आता है तो कोई आपको मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। इसी तरह चेंज होगा, चेंज जरूर होगा। जो 22 अगस्त को बुध राशि बदलने जा रहा है और 17 अगस्त को जो हमारी सूर्य की संक्रांति है, संजय जी फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए और हम देशवासियों के लिए आप लोगों को फिर से बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और साथ में अपने बच्चों के लिए मैं जो जैन जी हैं, जैन अल्फा हैं, इनके आशीर्वाद के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन, बल विद्या देव कलेश विकास। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। राजीव जी की भविष्यवाणियां बड़ी गजब होती हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो उन्होंने पहले करी और लोग यकीन नहीं कर रहे थे ऐसा होगा, लेकिन वो हुआ। क्या आप भी राजीव जी का प्रोग्राम सुनते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।